नमस्कार। INF टीवी में आपका स्वागत है। आज वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूँ INF टीवी में आपका प्रोग्राम लेके। और आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे विषय से जो कि बहुत ही ज्वलंत विषय है, जो हमारे भारतवर्ष में सारी हमारी जनता को प्रभावित करता है। ऐसा विषय और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है काफी देर से। और ये पिटीशन दाखिल की है बीजेपी के एक सदस्य और जो लॉयर भी है, वकील है पेशे से, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उनका नाम अश्वनी कुमार उपाध्याय है। इस पिटीशन पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश की केंद्रीय सरकार से एक रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमें बताइए कि कौन कौन सी स्टेट में जो किस प्रकार की माइनॉरिटीज है, क्या स्टेटस है स्टेट्स का, और क्यों नहीं जो स्टेट्स है वो तय करे कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है। आज तक जो हो रहा है उसके अनुसार जो है, जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, वो तय करती है नेशनल स्केल पे, नेशनल लेवल पे तय करती है कि मेजॉरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी स्टेट्स में, जिसमें लगभग 6 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें कि जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में है। और जैसे या क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है, जैसे मिजोरम है, वहां पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। और मैं वो स्टेट्स भी सारे बता दूंगा आपको। लेकिन ये सिर्फ बताने से मसला हल नहीं होता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया और क्यों आया, इसको हमको देखना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो मेकर्स है, उसको जो बनाने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स उस वक्त थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जिनको हम कहते हैं, विशेषज्ञ थे, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया देश का कानून बनाने में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं, उसने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसने उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, हमको फंडामेंटल राइट्स जो हमने दिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए हैं। और इसमें जो है, जो आर्टिकल है 29 और 30, वो इस विषय पे है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनका संरक्षण और सुरक्षा उनकी स्टेट की जिम्मेवारी होगी। और इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो कल्चरल माइनॉरिटीज हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, पहले 3 प्रकार की माइनॉरिटीज का जिक्र उसमें आया है, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 3 प्रकार की माइनॉरिटीज का उसमें जिक्र है। एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यानी भाषाई माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक भाषा के लिहाज से है, जो अल्पसंख्यक कल्चर के हिसाब से है, यानी जिनका कल्चर है वो कल्चरली अल्पसंख्यक है, और जो अल्पसंख्यक हैं रिलीजन के हिसाब से, जैसे पारसी कल्चर है, वो अल्पसंख्यक है, भाषा के लिहाज से भी है और कल्चर के लिहाज से भी है। इसी तरीके से जूस जो यहाँ रहते हैं, फिर जैन्स हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं, फिर मुस्लिम्स हैं। लेकिन कई स्टेट्स में जो है, जो हिंदू भी है जो माइनॉरिटी में है, और कई स्टेट्स में कल्चरल माइनॉरिटीज हैं। और ये क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि जो भारत का एक एक बहुत ही बृहद देश है, यहाँ पे डाइवर्सिटीज हैं, यहाँ पर डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं। और किसी इलाके में किसी मत को मानने वाले या किसी कल्चर को मानने वाले या लैंग्वेज को बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, और उसमें अन्य लोग कम तादाद में हैं। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भेदभाव ना हो, ये जिम्मेदारी रखी गई, जिम्मेदारी रखी गई स्टेट की कि इनका संरक्षण किया जाए। तो इस तरीके से ये एक बात आ गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर यूएन ने भी ये एक प्रावधान रखा कि लिंग्विस्टिक और जो ये क्या नाम रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, इनका स्टेट्स जो है उचित ख्याल रखे। तो इसलिए
1992 तक हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें कि ये तो मतलब जबानी ही होता था, सारा प्रावधान नहीं था, एक्ट नहीं हुआ था, माइनॉरिटी कमीशन कोई ऐसा बना नहीं था जो इसकी देखरेख करता है। 1992 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गठित किया गया। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है उसका एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर्स जो होते हैं वो जो अपनी सोसाइटी में जो बहुत ही हाई डिग्निटरीज होते हैं वो इसके मेंबर बनते हैं। आमतौर पे इसके सारे मेंबर जो हैं वो माइनॉरिटी से ही आते हैं, जो माइनॉरिटीज होती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 का जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट पास हुआ उसके अनुसार जो है जो माइनॉरिटीज हैं वो है मुस्लिम्स, वो है सिख्स, वो है जैन्स, वो है बुद्धिस्ट, वो है क्रिश्चियन और ज्यूस। जैन जो है बाद में ऐड किए गए। तो इस तरीके से इन लोगों को ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है, इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को इसमें शामिल किया गया और ये माइनॉरिटीज मानी गई। अब अश्वनी उपाध्याय जी का ये मुतालबा है, ये उनकी प्रे है बिफोर, पिटिशन है बिफोर सुप्रीम कोर्ट की। केंद्र सरकार जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज करती है कि वो तय करती है कि किस स्टेट में कौन माइनॉरिटीज है। ये प्रावधान स्टेट के पास होना चाहिए कि वो तय करे कि उनके पास माइनॉरिटी को कौन है और मेजॉरिटी कौन है। तो ये कहाँ तक उचित होगा और ये कहाँ तक डुएबल होगा, यानी इसको ऐसा करना चाहिए, वो स्टेट से राय मांगी गई कि आपका क्या राय है। तो 14 स्टेट्स ने इस पर राय दी है, बाकी स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। और इसलिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाल के पूछा कि आप बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी भी राय कलेक्ट करके हमको बता दीजिए। तो एक विचार विमर्श चल रहा है कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है, और इतना सारा कुछ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि माइनॉरिटीज को खास हुकूक यहाँ हासिल है हमारे देश में। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो माइनॉरिटीज में है उन लोगों को ये हुकूक नहीं मिल रहे हैं और जो कहीं अच्छे खासे मेजॉरिटी में है और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। मसलन एक मिसाल दे दूंगा मैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स जो हैं, कश्मीर में खासकर, और जम्मू कश्मीर को सारे जम्मू कश्मीर को लेके भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। ये मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है। यहाँ पे माइनॉरिटीज में बाकी सारे धर्म आते हैं धार्मिक आधार पे। तो रिलीजियस आधार पे यहाँ पे माइनॉरिटीज जो है वहाँ हिंदू होनी चाहिए, और कश्मीरी पंडित जो है जो कि माइनॉरिटी होने के कारण जिन पर जुल्म हुआ और जबर हुआ, जो आज 32 साल से लगभग 33 साल से घर से बाहर है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस टेररिज्म हुआ, यानी इस्लामिक टेररिज्म की वजह से वो घर से बाहर है और उन पे बहुत जबरदस्त जुल्म हुआ। लेकिन इस बात की चर्चा इस तरीके से नहीं होती है कि माइनॉरिटीज वहां पे सुपरस्ट है। इस बात की चर्चा इस तरीके से नहीं की गई कि एक जो ब्रूटल मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं उन्होंने एक खास तबके को वहां रहने से महरूम कर दिया, उनको घरों से निकाल के बाहर कर दिया बंदूक के जोर पे, जुल्म के जोर पे, और वो लोग जो है इस तरीके से दूसरे हिस्से में अपने राज्य के रह रहे हैं। तो ये एक विडंबना है। तो माइनॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी स्टेट्स में जो हिंदूज है वो माइनॉरिटी में है, और जहाँ पे उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं हासिल है, क्योंकि सेंटर मानती है कि माइनॉरिटी जो है सिर्फ वो हैं जो नेशनल लेवल पे, जब जनसंख्या नेशनल की होती है तो उस जनसंख्या के आधार पे हम देखते हैं कि ये लोग माइनॉरिटी हैं और ये लोग मेजॉरिटी है। हम आपको इस बात के तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 1900, और ये इतना ही नहीं है कि एजुकेशन जो है, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको एक संरक्षण मिलता है जो माइनॉरिटी के होते हैं। माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के तहत है, माइनॉरिटी आर्टिकल 30 के तहत अपने इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं और उसमें अपने मजहब की जो दर्स दे सकते हैं, उसमें मजहब की तालीम के अलावा वो जो दरसी तालीम है, जो रेगुलर तालीम है, वो भी दे सकते हैं।
और खाली मजहबी तालीम देने पे उनको एड नहीं मिलेगा। इसलिए जो और उसमें जो है 50% रिजर्वेशन जो है वो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स है उनको दी जाती है, 50% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। अब देखिए उस माइनॉरिटी में खाते पीते घरों के भी बच्चे होते हैं और गरीबों के भी होते हैं। मतलब कि मुद्दा तो ये था कि जो माना जाता था कि माइनॉरिटी होने के कारण जो लोग महरूम है, सोशली बैकवर्ड है, उनको ये रिजर्वेशन मिले। लेकिन जब हम खाली माइनॉरिटी कहते हैं तो ये कंट्राडिक्टरी बन जाता है आर्टिकल 14 और 15 की। आर्टिकल 14 और 15 में इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स की बात करते हैं हम, हाँ, बराबरी की बात करते हैं हम। बराबरी का तकाजा ये है कि जो जिनके पास बराबरी के वसीले नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, जिनके पास बराबरी के वसीले नहीं है, लेकिन एक अमीर जो है, जो प्रावधान वो अपने बच्चे के लिए कर सकता है, जो चीजें वो अपने बच्चे के लिए जुटा सकता है, वो एक गरीब नहीं जुटा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा गरीबों के जो बच्चे हैं वो जहां भी मजदूरी करने जाते हैं, बच्चे साथ साथ उनके चले जाते हैं और दिन भर वो बेचारे बेकार होते हैं, उनके बच्चे भी मजदूरी कर रहे होते, उनकी हेल्प कर रहे होते, छोटे छोटे बच्चे। यहां तक कि अपने काम के स्थान पे वो मजदूरी करने के समय अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, और और जो दूध पीते बच्चे होते हैं वो भी उनके साथ होते हैं। क्या ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का प्रश्न जो है उस चीज को एड्रेस करता था, जो भावना थी, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो समाज में सबसे दलित हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनका संरक्षण हो? ऐसा तो लगता नहीं है। न किसी जाति के संरक्षण में ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, न किसी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमने बेसिक इश्यू को एड्रेस नहीं किया है। बेसिक इश्यू जो है वो है आर्थिक अभाव, वो है रिसोर्सलेसनेस, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। यानी जिनके पास, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, जिनके पास जो समृद्ध लोग हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। अब जब हमने ये बताया, चलो जातियों का तो मानते हैं कि वो पिछड़ी हुई जातियां हैं और पिछड़ेपन के कारण उनको हम संरक्षण देते हैं, उनको हम रिजर्वेशन भी देते हैं, लेकिन जब हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को ये हक देते हैं कि 50% आप माइनॉरिटी के उसमें स्टूडेंट्स को तालीम दे सकते हैं और गवर्नमेंट उसको एड कर सकता है, उसमें ये क्राइटेरिया नहीं होता है कि इसमें जो है इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोग ही आएंगे 50% में। उसमें ज्यादातर लोग जो है वो लोग आते हैं जिनके पास अच्छे वसीले होते हैं, लेकिन उनके पास माइनॉरिटी का कार्ड होता है। यही हाल है जब हम किसी भी क्षेत्र में माइनॉरिटी मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स से जाते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी माइनॉरिटी कह के अपने आप को माइनॉरिटी का सदस्य कह के और माइनॉरिटी का कार्ड एक बना के खेल के एक बहुत ही धनवान आदमी जो है वो शोषित और ये अपने आप को प्रूव कर सकता है और कह सकता है कि मेजॉरिटी वाला मुझे दबा रहा है, जैसे कि कश्मीर में हुआ। 7-8 घर जो है माइनॉरिटी माइनॉरिटी के नेशनल माइनॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी है, उन्होंने सारे संसाधन जो भी जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो अपने कब्जे में कर लिए और बाकी लोगों को जो है उन्होंने आतंकवाद की तरफ धकेल दिया। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई जिनकी वजह से ऐसा, यानी कहीं ना कहीं एक एक अभाव है, एक दोष है। अब अखबारों में आजकल बहुत ये माना जाता है कि जब तक एजुकेशनल सेटअप, जो सेटअप हमने एजुकेशन का खड़ा किया है, वो समान रूप से हर एक को रोजगार देने के लायक नहीं हो, सर एक को रोजगार देने के लिए जब तक उस पर विचार नहीं करेंगे हम, जब तक हम हर स्टूडेंट को उस जगह तक नहीं ले आएंगे, चाहे वो मेजॉरिटी का हो चाहे वो माइनॉरिटी का हो, और वो डिप्राइव्ड लोग जो कि जिनके पास वसीले नहीं है, उनको ये अफर्मेटिव एक्शन कह सकते हैं हम, जैसे कि एक विद्वान हमारे बोलते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन है, इसको अफर्मेटिव एक्शन बोल सकते हैं कि आप उन लोगों को थोड़ा सा बहुत सारा सहारा दे दीजिए जो निचली सतह पे है समाज के, जिनके पास कुछ है नहीं, जो स्कूल जाने के लिए फीस नहीं जुटा पाते हैं या जो स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं इस कारण से कि उनकी रोजी रोटी का ही जो है सारा ध्यान उसी में चला जाता है, उनको उसी से फुर्सत नहीं मिलती है, रोजी रोटी कमाने से, दिहाड़ी कमाने से, दिहाड़ी मजदूर जो है। तो
पॉलिटिक्स के लिए यह बात सही है कि मेजॉरिटी देखो माइनॉरिटी देखो, ठीक है, जात देखो और अन्य चीजें देखो, लेकिन समाज के लिए ये चीज सही नहीं रही है। अब हम आपको कुछ बातें, जो मूल बातें हैं, अब 2004 में जो है ये एक्ट लाया गया, जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए लागू होगा, जिसमें कि 50% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होगी, जिसमें कि अन्य चीजें लाई गई माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन सवाल यही है कि माइनॉरिटी कौन है और मेजॉरिटी कौन है। अब ये हमारा एक आंकड़ा है जिसके हिसाब से हिंदूज आर इन माइनॉरिटी इन 6 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी 3 यूनियन टेरिटरीज। मिजोरम में हिंदू जो है 2.75% है, लक्षद्वीप में 2.77% है, नागालैंड में 8.74% है, मेघालय में 11.52% है, और लद्दाख में 12.11% है। जे में टोटल जे में 28.8% हिंदूज है, और अरुणाचल प्रदेश में 29.04% है, पंजाब में 38.49% है, और मणिपुर में 41.39% है। तो इनको लेकर यहाँ पे माइनॉरिटी नहीं माना जाता है, जबकि ये इन स्टेट्स और यूटीज में माइनॉरिटी है। अब अगर मान भी दे उनको माइनॉरिटी मानेंगे, लेकिन स्टेट में फिर भी कंट्राडिक्शंस हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस तरीके से जो ह्यूमैनिटी के इश्यूज है वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि जो एक नारा लगाया गया है, सबका साथ सबका विकास, वो शायद इस चीज को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमको ये सोचना बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है, जो गरीबी के सतह के नीचे हैं, या जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद हो। उसमें अगर हम जात पात मजहब मिल्लत लैंग्वेज वगैरह सब कुछ न देख के सिर्फ ये देखें कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली जो वीक है, उनको हम मदद करें और उनके लिए हम सुविधाएं जुटाएं, और उनको उन सुविधाओं के साथ हम एनरिच करें। एनरिच करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ जो उनको ट्यूटोरियल्स होते हैं, जैसे और लोग टीचर्स के पास जाते हैं, ट्यूटोरियल्स में जाते हैं, वो गवर्नमेंट खोलने की कोशिश करे, उनका भी वैसा ही ध्यान रखा जाए जिस प्रकार से एक प्राइवेट मेंबर, एक रिच आदमी अपने बच्चे का रखता है। गवर्नमेंट को ये बात सोचने की जरूरत है। और इस तरीके से अगर हम माने, तो अभी मैं बता दूंगा आपको कि असली सामाजिक जो डिवीजन है वो किस प्रकार का है। आपको मैं मजे की बात बताता हूं। जो हिंदुस्तान में रिच लोग हैं, वो 3% ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड है? यानी 1 अरब से ज्यादा लोगों का 3% जो है, उनकी वो 4% ऑफ द पॉपुलेशन है, 4% है वो पॉपुलेशन की। और ये लोग जो है, इनका इनकम जो है वो 23% है। जो नेशनल इनकम है उसका 23% ये लोग कमाते हैं, 17% ये एक्सपेंडिचर करते हैं, और 43% इनकी सेविंग है। ये मैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके फिगर्स में दे रहा हूं, टीओआई के। और मिडिल क्लास जो है, उनकी इनकम 5 लाख से 30 लाख रुपए तक है, जबकि रिच जो है उनकी 30 लाख से ऊपर है। 30 लाख, ये हम जब इनकम बोलते हैं तो ये सालाना इनकम की बात करते हैं। सालाना इनकम जो है, जो अमीर लोग हैं उनकी 30 लाख से ऊपर है, और जो मिडिल क्लास है उनकी 5 लाख से ऊपर 30 लाख तक है। और जो एस्पायरिंग है, यानी जो आजकल जिनको हम नए स्टार्टअप्स बोलते हैं, नए नए लोग जो काम ढूंढ रहे हैं, या एस्पिरेशनल जो है, उनकी इनकम सालाना 5 लाख से ज्यादा नहीं होती है। अब और जो डेस्टिट्यूट्स है, जो कि मतलब वर्किंग फोर्स है ज्यादातर, उनकी 1 लाख से 1 लाख 25 हजार, यही 1.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम। अब इमेजिन कीजिए। अब मैं इनका रेशो बताता हूं। ये जो 30 लाख वाले इनकम के 30 लाख से ऊपर वाले इनकम के लोग हैं, ये 3% हाउस होल्ड है, पॉपुलेशन का 4% है। 23% इनके पास हमारी सारी जो नेशनल इनकम है वो चली जाती है, और 17% ये
एक्सपेंचर करते हैं और बचत के लिए इनके पास काफी पैसा रहता है, 43% बचत करते हैं। फिर इसके बाद मिडिल क्लास आता है, वो 30% ऑफ द हाउस होल्ड है, यानी 31% उनकी पॉपुलेशन है। 50% उनकी नेशनल इनकम, वो 50% ले जाते हैं, सबसे ज्यादा हिस्सा ले जाते हैं। 48% एक्सपेंचर करते हैं, वो सबका सब खर्च कर देते हैं। और 56% उनके पास बचत के लिए रहता है। 52% हाउस होल्ड है, 52% पॉपुलेशन है एस्पायरिंग क्लास की, और 25% उनके पास इनकम है, 32% खर्च करते हैं, 1% उनके पास बचत हो सकती है। वो डेस्टिट्यूट है, उनका 15% हाउस होल्ड है, 13% उनकी पॉपुलेशन है, 2% उनकी इनकम है, 3% उनका एक्सपेंडिचर है, और 0% उनकी बचत है। अब देख लीजिए, ये 15% को कोई नहीं बोलेगा कि इनकी जात देखकर हमको रिजर्वेशन करनी चाहिए, या 52% को कोई नहीं पूछना चाहिए कि इनकी जात देकर हमको रिजर्वेशन करनी चाहिए। और ये जो इकोनॉमिक डिविजन्स हैं, जो कि वास्तव में एक समस्या है इस वक्त, कि एक तरफ एक बहुत बड़ा डिप्राइव्ड सेक्शन है, और दूसरी तरफ जो है, जो जिनके पास प्रोविजंस हैं, जिनके पास वसीले हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके वो हासिल किए हैं, मानते हैं। क्योंकि पिछले 70 साल में लोगों ने जो भी धन इकट्ठा किया है, जो भी अपनी मेहनत से किया है, चाहे जैसे भी किया है। लेकिन सामाजिक सत्य ये है कि अगर कोई पिछड़ा है इस वक्त, अगर कोई लैग बिहाइंड होता है, तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फुटप्रिंट्स तक नहीं गए हैं, वो और जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके लिए प्रावधान वही है जो इस वक्त होना चाहिए। और उनका अपलिफ्टमेंट का और कोई तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोगों के लिए वो खास एक रियायत है। बाकी जो लोग हैं और जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो कि ओबीसीज हैं या बाकी लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको हटा देना चाहिए रिजर्वेशन से, ताकि ये लोग जुड़ जाएं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं। अब रिजर्वेशन का क्वेश्चन में हम दूसरे प्रोग्राम में उसको सॉर्ट आउट करते, तो हमारा मतलब ये डिस्कशन का ये है, जो कि हम यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं आज, उसका ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट बता दीजिए। जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या सही है समाज के लिए, या ये डिविजिव एक तरीका है समाज को बांटने का, और ये सही तरीका नहीं है समाज में जो जो लोगों को, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको उन तक पहुंचने का और उनको कोई संरक्षण देने का। तो यहाँ पे आज के इस प्रोग्राम को मैं विराम लगाता हूं, और आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ने जा रहे हैं इस विषय को लेके, जिनके साथ हम ये सारा प्रोग्राम डिस्कस करेंगे आने वाले रविवार को। और ये इस रविवार को मैं ये सिर्फ एक टीजर की तरह इसको देख लीजिए आज। तो आने वाले प्रोग्राम को हम जो है, एक तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का क्वेश्चन हम टैकल करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे रिजर्वेशन का, जो कि इस वक्त ज्वलंत क्वेश्चन है, जिसपे कि 10% रिजर्वेशन, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी बेंच ने इसको गवर्नमेंट की अनुशंसा की है, और उनको कहा है कि आप ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन 2 जज इसके अगेंस्ट भी बोले हैं, तो वो 2 जज जो अगेंस्ट बोले हैं, उसके बारे में ज्यादातर उछाल आ रहा है सारे समाज में कि उनके भी सपोर्टर्स हैं। और हम निष्पक्ष रूप से इसी प्रकार से आपके सामने उस रिजर्वेशन का क्वेश्चन भी लाएंगे कि वो किस तरीके से उचित है या कैसा होना चाहिए। रिजर्वेशन 50% के अंडर, अब आप मानिए न मानिए, जो तेलंगाना राज्य है, वहां पे 75% कर दिया है रिजर्वेशन। ऐसा मतलब ये एक पॉलिटिकल टूल बन गया है ये लोगों के हाथ, रिजर्वेशन। एंड शुड वी गो लाइक दिस? क्या हमको ऐसा करना चाहिए? क्या हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि वो मुसलमान, वो हिंदू, वो ये हमको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन वंचित है, कौन प्रभावित है, वास्तव में प्रभावित है, जो इकोनॉमिकली कौन वीक है, किसको स्टेट के संरक्षण की जरूरत है वास्तव में। उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टिव समाज हो सकता है, और जो लोग इस पे पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स पे विराम लग सकता है, वो हल हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। तो ये मसला मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नहीं है, ये मसला जात पात का नहीं है, ये मसला
जो डेवलपमेंट का मसला है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मसला है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जब तक उसकी उसकी वो डेवलपमेंट जब तक हर इंडिविजुअल को जब तक फायदा नहीं उसका मिलता है, तब तक ये इस प्रकार से नहीं हो सका है। क्योंकि 70 ईयर्स हो गए हैं इस प्रकार से, तो सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी से ही उनका अपलिफ्टमेंट होता है। इसके साथ ही मैं आज आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने राय दे दे इस पे, ताकि जो आने वाला अगली संडे का डिस्कशन है उसमें हम इसको शामिल करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और ये हमारा तरीका होगा, आज से हम ये एक नए तरीके से आपके सामने पेश आ रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगा और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये अब शेड्यूल मैं बताऊंगा कि अगले संडे को किस टाइम हम ये बातचीत करेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे साथ कौन एक्सपर्ट होंगे वो भी मैं शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट संडे आपको आपके साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। नमस्कार।